गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है इट इज अनलाइक डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की तरह ये नहीं होता है, क्योंकि डिफ्यूजन में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल अपने हिसाब से मूव करते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्लो करते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग रिवर। फ्लोइंग रिवर का मतलब बताया था कि जैसे वाटर का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का भी मूवमेंट होगा। तो ये बात हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कर ली थी। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट बताया था कि दो फोर्स के द्वारा होता है। एक जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है पुलिंग फोर्स, जिसे ट्रांसपरेशन पुल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ में हम लोग देख सकते हैं स्ट्रो। जबकि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो कि एक पुशिंग फोर्स होता है, जिसका एग्जाम्पल बताया था गार्डन होज। तो ये बात हम लोगों ने कर ली थी। अब यहां पे अगर प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह से हो रहा है। रूट में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जब होता है तो सबसे पहले वाटर पहुंचता है एपिडर्मिस। लास्ट टर्न पे एक डायग्राम बनाया था जिसमें बताया था कि सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे होती कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन वैस्कुलर बंडल हमें मिल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि रूट के केस में हाइपोडर्मिस नहीं होती है। देखिए रूट के केस में क्या होता है, रूट के केस में सबसे बाहर हमें जो लेयर दिखाई देती है उस लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस।
देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट में रूट को देखते हैं तो रूट में याद रहे, रूट में सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस की मैंने एक सेल को यहाँ पे बना लिया है, ये एपिडर्मिस की एक सेल है। इस एपिडर्मिस की सेल के इलोंगेशन से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है इसका नाम है रूट हेयर। ये रूट हेयर कहाँ मिलेगा? रूट में मिलता है। एपिडर्मिस के नीचे रूट में, स्टेम में तो एपिडर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस, लेकिन हाइपोडर्मिस रूट के केस में एब्सेंट होता है। रूट में एपिडर्मिस के नीचे डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन का डिपोजिशन होता है। एंडोडर्मिस की जो सेल वॉल होती है इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप का डिपोजिशन है, तो इसे बोला गया है कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस में जो डिपोजिशन है ये किस चीज का है? तो बोलेंगे ये डिपोजिशन है सुबेरिन का। और ये जो सुबेरिन का डिपोजिशन है, इस बात को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कैस्पेरी। कैस्पेरी ने डिस्कवर किया, इसीलिए नाम क्या पड़ गया है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप कुछ नहीं है, ये सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन है, जिसे किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट का नाम है कैस्पेरी, इसका नाम पड़ गया है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको एंडोडर्मिस में मिलेगा और किसी सेल में नहीं मिलता है। एंडोडर्मिस में भी कहां मिलेगा? रूट में मिलता है, ये स्टेम में नहीं होता है। अब देखें, आगे बढ़ते हैं। आगे अगली सेल का नाम क्या है? पेरिसाइकिल, फिर आगे मिलेगा जाइलम। अब देखें यहां पे जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन ये दो पाथ चूज करता है। एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे, एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट का मतलब होता है कि अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर लिविंग पार्ट से होता है तो उसे बोलेंगे सिम्प्लास्ट। ट्रांसपोर्ट अगर कहां से होता है? लिविंग पार्ट से, तो उसे बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। तो ये लिविंग पार्ट, और अगर नॉन लिविंग पार्ट से होगा तो उसे बोलेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे, नॉन लिविंग पार्ट। अब यहां पे अगर हम लोग देखते हैं प्लांट के अंदर लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट को देखते हैं कौन कौन सा है। लिविंग पार्ट की बात करते हैं तो लिविंग पार्ट प्लांट के अंदर है सेल मेम्ब्रेन। क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी लिविंग पार्ट है। और क्या है? बीच बीच में होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहां पे देखें, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्मेटा, यहां पे ये तीनों ही लिविंग पार्ट हैं। बीच बीच में ये जो सेल के बीच में यहां पे बने हैं ये क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा है। तो इस बात को याद रखें कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्मेटा लिविंग पार्ट में आते हैं। नॉन लिविंग में कौन कौन आएगा? नॉन लिविंग में आता है सेल वॉल, जाइलम। जाइलम भी कैसा होता है? नॉन लिविंग, या बोलेंगे डेड होता है। और सेल के बीच बीच में होते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या है? जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है वो भी नॉन लिविंग पार्ट में इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन, देखो इसे तो बोलते हैं ओवरऑल जो लिविंग पार्ट से होता है उसे बोला गया है सिम्प्लास्टिक पाथवे। लेकिन जब कोई भी चीज सेल मेम्ब्रेन से पास होती है, सेल मेम्ब्रेन से, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। तो देखें, वैसे तो बोला जाएगा सिम्प्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे, लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड होती है, सेल मेम्ब्रेन से कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट की जाती है, यहां से पास होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे बोला जाता है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे। अच्छा, अगर लिविंग पार्ट से होता है तो लिविंग पार्ट से जैसे बात करते हैं साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मोडेस्मेटा है, इनसे जब वाटर पास होता है या मिनरल जब इनसे पास होते हैं तो बीच बीच में कई सारे यहाँ सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो लिविंग पार्ट से ट्रांसपोर्ट चलता है वो ज्यादा फास्ट नहीं होता है कंपेरिजन टू द एपोप्लास्टिक पाथवे। तो यहां पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो है स्लो ट्रांसपोर्ट। यहां पे जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं
स्लो ट्रांसपोर्ट यहां से चलता है, जबकि यहां पे फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं सेल वॉल, सेल वॉल ये वह सबसे बाहर जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ये क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल। और जो ब्लू कलर से बनाया है ये है सेल मेम्ब्रेन। तो आपको पता ही है कि जो सेल वॉल होता है ये परमेबल मेम्ब्रेन है। वाटर जो होता है आसानी से सेल वॉल के थ्रू मूव करता रहता है और ये फास्ट मूवमेंट चलता है। ये स्लो होता है, ये फास्ट है। अगर हम लोग प्लांट में देखें कि कौन सा पाथवे ज्यादा चूज किया जाता है, तो याद रहे एपोप्लास्टिक पाथवे से, क्योंकि अल्टीमेटली वाटर कहां आ जाता है, जाइलम में, और फिर नीचे से ऊपर रूट से लेके लीफ तक ट्रांसपोर्ट कहां से चलने वाला है, जाइलम। तो यहां पे मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट अल्टीमेटली कहां से होगा, जाइलम से होगा, नीचे से ऊपर तक। तो देखो प्लांट के अंदर हम लोगों ने किया क्या है, यहां पे हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जो वाटर और मिनरल होता है ये कौन सा पाथवे चूज करता है, लिविंग पाथवे चूज करेगा, नॉन लिविंग पाथ चूज करेगा। अगर लिविंग पार्ट से होगा तो बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे, नॉन लिविंग पार्ट से होता है तो बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। अब कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है वो मैंने लिख दिया है। यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है, मैंने आपको बताया था लास्ट टर्न पे कि यहाँ पे जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ये एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एक्टिवली एब्जॉर्ब जब हो जाते हैं तो वाटर पैसिवली एब्जॉर्ब होता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर होता है वो कुछ वाटर तो अंदर जाता है और कुछ वाटर सेल वॉल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ध्यान से देखें सारे लोग, यहाँ पे कुछ वाटर तो कहां पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। अच्छा, साइटोप्लाज्म में अगर आ गया है वाटर और मिनरल तो उसे कौन सा पाथवे बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट, ध्यान से देखें, अगर ये ट्रांसपोर्ट सेल वॉल के थ्रू चलता रहेगा, ये देखो सेल वॉल के थ्रू, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपोप्लास्टिक पाथवे। तो यहाँ पे एपोप्लास्टिक पाथवे भी देखने को मिलेगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे भी देखने को मिलेगा। एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे दोनों ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे वाटर और मिनरल का मूवमेंट इस तरह से चलता रहता है, कुछ सेल वॉल के थ्रू चलता रहेगा, अब देखो होता क्या है कि मैंने आपको बताया एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जो होती है इसमें खास बात क्या है, इसके सेल वॉल में डिपोजिशन है सुबेरिन का। तो याद रहे यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस में जो सुबेरिन का डिपोजिशन है उसी को नाम क्या देते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये किसका डिपोजिशन है, सुबेरिन। तो जिस सेल वॉल में, याद करो मैंने बताया था सुबेराइज्ड सेल वॉल और क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल जो होते हैं ये परमेबल होते हैं या इम्परमेबल। जो मैंने आपको 4 तरह की मेम्ब्रेन पढ़ाई थी वहां पे ये बात बताई थी कि जो सुबेराइज्ड सेल वॉल होता है ये इम्परमेबल होता है। मतलब एंडोडर्मिस पे जब वाटर और मिनरल आ जाते हैं तो ये सेल वॉल के थ्रू तो अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है। तो जितना भी मटेरियल होता है, जो भी वाटर और मिनरल होते हैं, सारे के सारे अब कहां आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। तो अल्टीमेटली यहां पे आने के बाद सब कुछ कहां पे आ गया, साइटोप्लाज्म। तो याद रहे एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में एपोप्लास्टिक पाथवे भी चलता है और सिम्प्लास्टिक पाथवे भी चलता है। तो यहां से यहां तक कौन कौन सा चलेगा, बोलेंगे सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट दोनों ही चलते हैं। देखो सेल वॉल से मूवमेंट भी चलता है, साथ में साइटोप्लाज्म से मूवमेंट भी चलता है, इसलिए सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों पाथवे कहां तक, बोलेंगे कॉर्टेक्स तक। एंडोडर्मिस की बात करते हैं तो एंडोडर्मिस में बताओ यहां पे एपोप्लास्टिक पाथवे देखने को मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि सेल वॉल में यहां पे डिपोजिशन किसका है, सुबेरिन का, जिसे नाम दिया है कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से याद रखेंगे कि एंडोडर्मिस में अब यहां पे एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं हो पाएगा, केवल और केवल कौन सा पाथवे चूज किया जाएगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे।
आगे सिम्प्लास्टिक पाथवे। पहली साइकिल में आने के बाद अल्टीमेटली वाटर और मिनरल को कहां भेज दिया जाता है? जाइलम के पास। जाइलम फिर इन वाटर और मिनरल को रूट से कहां भेजता है? ऊपर स्टेम में से भेज दिया जाता है और स्टेम से ये पहुंच जाता है लीफ में। तो यहां पे अगर ध्यान से देखते हैं तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल यहां से यहां तक, यहां पे सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों था, लेकिन इन दोनों सेल में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में यहां पे अगर हम लोग देखें तो एपोप्लास्ट नहीं होगा, यहां पे कौन सा होता है? सिम्प्लास्ट। ये सिम्प्लास्ट है। और जाइलम में तो देखिए हुए जाइलम लिविंग या नॉन लिविंग, तो बोलेंगे ये नॉन लिविंग है, तो यहां पे बोल दो कौन सा होना चाहिए? एपोप्लास्ट। तो इस तरह से देख सकते हैं मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके थ्रू होता है? एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वाटर और मिनरल जाइलम में पहुंच चुके हैं, ये जाइलम रूट से लेके ऊपर लीफ तक फैला हुआ होता है, तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट तो एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा ही किया जाता है। तो यहां पे ये डायग्राम बना लें, सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट, इसके बारे में नोट कर लें कि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है, एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है। ये जो लास्ट टर्न पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसी में आगे है, कोई नई हेडिंग नहीं डालनी है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ही सिम्प्लास्ट पाथवे एपोप्लास्ट पाथवे हमें देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में रूट से स्टार्ट होता है, और रूट में हम लोगों ने लास्ट टर्म पे बात की थी, एक डायग्राम बनाया था जिसमें नीचे रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर थी। इन्हीं लेयर को अब मैंने यहाँ पे डिटेल में बना दिया है। स्लो है बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनेल। बीच बीच में यहाँ सेल ऑर्गेनेल आ जाएंगे ना, आप सोचो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इन सब में वैक्यूल भी है, इन सब में न्यूक्लियस भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल आ जाएंगे। तो ये सेल ऑर्गेनेल कैसे काम करेंगे? एज अ बैरियर, बैरियर की तरह काम करेंगे। तो जो लिविंग पार्ट है वहां से जो ट्रांसपोर्ट होगा वो स्लो होगा, जबकि जो नॉन लिविंग पार्ट है वहां से फास्ट चलेगा। जल्दी से नोट कर लें। फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप बताया तो है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करेगा कि वाटर को यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा सेल वॉल से। डिटेल में ये हम लोग प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे, अभी जितना बताया है उतना नोट कर लो।
जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो यस लिखें और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो नो लिख के रिप्लाई करें। कितने लोगों का अभी भी रह गया है डायग्राम? कितने लोगों का रह गया डायग्राम?
देखें अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, कुछ नोट पॉइंट मैंने लिखे हैं। नोट पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा हुआ है यंग रूट। देखो अभी हम लोगों ने जो बात किया है, जो डायग्राम बनाया था वो हम लोगों ने बनाया था मैच्योर रूट के केस में। लेकिन अगर यंग रूट की बात करते हैं तो यंग रूट के केस में हमें केवल और केवल दिखाई देता है जाइलम। वहां केवल जाइलम का फॉर्मेशन ही होता है। जैसे जैसे रूट मैच्योर होती है वैसे वैसे अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यंग रूट जैसे ही नई जो रूट होती है उसमें केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, जाइलम। और जाइलम लिविंग होता है या डेड? तो हमें पता है कि जाइलम जो होता है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है। तो बताओ यंग रूट में हमें ट्रांसपोर्ट जो पाथवे दिखाई देगा वो एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट? बोलेंगे एपोप्लास्ट। माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा क्या है ये समझते हैं। देखो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल की। जो हायर प्लांट होते हैं, हायर प्लांट का मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का साइज बहुत बड़ा होता है। तो इनका साइज बड़ा है मतलब इन्हें वाटर और मिनरल को कम एब्जॉर्ब करना या ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हायर प्लांट होते हैं साइज बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर और मिनरल को ज्यादा से ज्यादा ये एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। लेकिन इनके पास इतने ज्यादा रूट हेयर नहीं होते हैं, सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं है कि ज्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे जो हायर प्लांट की जो रूट होती है ये एसोसिएट कर जाती है फंजाई के साथ। फंजाई की जो बॉडी होती है, फंजाई की जो बॉडी है उसे बोलते हैं हाइफी। क्या बोला जाता है? हाइफी। ये फंजाई में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो फंजाई की बॉडी होती है इसे बोला जाता है हाइफी। और फंजाई का जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो फंजाई की जो बॉडी है उसका सरफेस एरिया बड़ा है। ये एसोसिएट कर जाती है किसके साथ? हायर प्लांट की रूट के साथ। तो यहाँ पे जो हायर प्लांट रूट है, देखो ये हायर प्लांट है और ये वही उसकी रूट। अब ये जो रूट है इसके साथ एसोसिएट कर जाता है कौन? फंजाई। ये फंजाई जो है ये इस तरह से इससे एसोसिएट कर जाता है। फंजाई की जो बॉडी होती है उसे बोलते हैं हाइफी। तो रेड कलर से मैंने बना दिया है फंजाई और ये जो मैंने बनाया ये है प्लांट। तो ये जो प्लांट है, क्लियर? तो यहाँ पे इसका एसोसिएशन हो गया है किसके साथ? फंजाई के साथ। अब यहाँ पे जो फंजाई है और जो हायर प्लांट है दोनों को फायदा होता है इस एसोसिएशन में, दोनों को फायदा होता है। तो देखो इस जिस एसोसिएशन में दोनों को फायदा हो उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक क्यों बोला? क्योंकि दोनों को फायदा होता है। अब आगे हायर प्लांट रूट जो होती है, हायर प्लांट रूट को, हायर प्लांट रूट को ये फंजाई क्या देता है? ये फंजाई की बॉडी जो है सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ वाटर मिनरल खुद यूज करेगा और बचा हुआ किसे दे देगा? हायर प्लांट की रूट को। तो ये फंजाई इस प्लांट को क्या देता है? वाटर और मिनरल। जबकि प्लांट लगातार फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ डिफरेंट प्रोटीन बनाता है जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट जो होता है इसने फोटोसिंथेसिस की है, क्या बनाएगा? शुगर। अमीनो एसिड है इसके पास, नाइट्रोजन कंपाउंड। ये शुगर और नाइट्रोजन कंपाउंड ये प्लांट किसे देगा? फंजाई को। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस तरह के एसोसिएशन को हायर प्लांट रूट और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन है इस एसोसिएशन का नाम क्या है? माइकोराइजी। तो कहीं पे माइकोराइजा लिखा है आप समझ जाना किसके किसके बीच में एसोसिएशन की बात चलती है? हायर प्लांट रूट। हायर प्लांट रूट का मतलब हो गया जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के जो प्लांट है इन्हें बोलते हैं हायर प्लांट। और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन होता है इसे हम लोग नाम क्या देंगे? माइकोराइजी। माइकोराइजी एसोसिएशन की बात हो गई है। तो यहां पे इस बात को याद रखें, जो फंजाई है मोर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है तो ज्यादा वाटर और मिनरल ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद किसे देगा? प्लांट को। प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, अमीनो एसिड बनाएगा और किसे देगा? फंजाई को। तो दोनों का काम चलता रहता है। फिर यहाँ पे पाइनस सीड के बारे में लिखा हुआ है। जो पाइनस के सीड हैं ये तभी जर्मिनेट कर पाते हैं जब ये फंजाई के साथ एसोसिएट करते हैं। क्योंकि जब पाइनस के सीड का जर्मिनेशन होता है, ध्यान से देखना, पाइनस के सीड का जब जर्मिनेशन होता है
तो जर्मिनेशन के समय ऊपर बनता है प्लीम्यूल और नीचे बनता है रेडिकल। ऊपर क्या बनता है? प्लीम्यूल, नीचे बनता है रेडिकल। ये जो रेडिकल होता है ये आगे चल के बनाता है रूट, और प्लीम्यूल बनाता है आगे चल के सूट। तो ये रेडिकल आगे चल के रूट बनाएगा, ये सूट बनाएगा। अब यहाँ पे जो रेडिकल होता है, इस रेडिकल से जब रूट बनती है उसमें बनने चाहिए रूट हेयर। क्या बनने चाहिए? रूट हेयर। लेकिन यहाँ पे रूट हेयर एब्सेंट होते हैं। रूट हेयर यहाँ पे क्या है? एब्सेंट। रूट हेयर एब्सेंट है, ये वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है प्रॉपर्ली। वाटर मिनरल को प्रॉपर्ली एब्सॉर्ब करना है तो किसके साथ एसोसिएशन इसे करना पड़ेगा? फंजाई के साथ। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फंजाई जो होता है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वाटर और मिनरल को ये एब्सॉर्ब करेगा। और पाइनस के जो सीड होते हैं, पाइनस कौन है? जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म? ये तो पता ही होगा। पाइनस कौन होता है? जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा है। तो पाइनस में याद रखिए, पाइनस में रूट हेयर नहीं होते हैं। इसीलिए पाइनस के सीड को जब जर्मिनेट होना होता है तो किसके साथ एसोसिएशन करता है? फंजाई के साथ। इसीलिए यहाँ पे जो एसोसिएशन है फंजाई के साथ है। फंजाई क्या करेगा? वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करके इसे देगा, जिससे इस सीड का जर्मिनेशन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ये स्पेशल पॉइंट है एब्जॉर्प्शन के बारे में जिन्हें आप नोट कर लें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। पाइनस के सीड को जर्मिनेट होना है तो पाइनस के रूट में या बोले रेडिकल में क्या होने चाहिए? रूट हेयर। पाइनस में रूट हेयर बनते ही नहीं है। तो रूट हेयर जो नहीं होते हैं तो ये क्या करेगा? वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करना है। जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर का काम होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। किस लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल के लिए। अगर रूट हेयर नहीं होंगे तो प्लांट प्रॉपरली वाटर मिनरल को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो पाइनस के सीड को जर्मिनेट होना है, सॉइल में अपने आप को स्टेबलिश करना है, तो क्या बनने चाहिए थे? रूट हेयर। लेकिन रूट हेयर नहीं है। फिर ये क्या करे? फंजाई से एसोसिएशन करेगा। फंजाई से एसोसिएशन करने पे क्या होगा? फंजाई से एब्सॉर्ब करके क्या देगा? वाटर और मिनरल देगा, जिससे कि आसानी से फिर इसका जर्मिनेशन हो जाएगा।
देखें, अब हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है वो हम लोगों ने ये तो देख लिया, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ सिम प्लास्टिक पाथवे से हुआ, कुछ एपोप्लास्टिक पाथवे से हुआ, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट चलता है वो एपोप्लास्टिक पाथवे से होता है। मतलब मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। अब देखो, हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट में ये रही रूट, ये है रूट, ये है स्टेम, ये है लीफ। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन पुल होता है इसके द्वारा किस तरह से वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। याद रखना, नीचे से ऊपर जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि दो फोर्स होते हैं, एक होता है पुलिंग फोर्स, एक होता है पुशिंग फोर्स। लेकिन मैक्सिमम पूछा जाए वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट किससे होता है तो बोलेंगे पुलिंग फोर्स, जिसका नाम था ट्रांसपिरेशन पुल। किसके द्वारा होता है? ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहां पे हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। इस थ्योरी को दिया है डिक्सन एंड जॉली। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल का जब ट्रांसपोर्ट एक साथ में होता है तो इसे बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलेंगे? एसेंट ऑफ सैप। कहीं पे एसेंट ऑफ सैप लिखा हुआ है, मतलब किसके ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है? वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप। ये जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें चार फोर्स इन्वॉल्व हैं। कितने फोर्स इन्वॉल्व हैं? चार। एक है कोहेशन, दूसरा है अडहेशन, तीसरा है सरफेस टेंशन और चौथा होता है ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहाँ पे ये चार फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। चारों के नाम हमें याद करने हैं, एनसीईआरटी में दिए गए। बोलो, पहले का नाम कोहेशन, दूसरे का नाम अडहेशन, तीसरे का नाम सरफेस टेंशन और चौथे का नाम ट्रांसपिरेशन पुल। ये जो कोहेशन होता है, लिखा हुआ है इट इज बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। कोहेसिव फोर्स जो होते हैं ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं। कैसे टाइप? सेम टाइप। सेम टाइप के मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगे उसे बोलना कोहेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो लगता है उसे बोलते हैं अडहेशन। जैसे वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स है उसे क्या बोलेंगे? कोहेशन। वाटर और वाटर के बीच में आपको पता है क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो वाटर और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे क्या बोलेंगे? कोहेशन। वाटर और जाइलम के बीच में जो फोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं अडहेशन। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वाटर और जाइलम के बीच में उसे नाम क्या देंगे? अडहेशन। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन भी आप डिटेल में फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है क्या, इसे देख लेते हैं। सरफेस टेंशन का मतलब यह है कि यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये लिक्विड फेज में एक दूसरे के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू द वेपर फेज। वाटर मॉलिक्यूल attracted more towards each other in liquid phase as compared to vapor phase। इसका मतलब यह है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड फेज में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कब होते हैं? जब वो लिक्विड फेज में है। वेपर फेज में वो नहीं जाना चाहते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में रहना चाहते हैं। तो जनरली वाटर लिक्विड फेज में ही रहता है। जब प्रेशर बहुत कम कर दें या टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल एक नेगेटिव प्रेशर होता है। याद करो, ट्रांसपिरेशन पुल को हम लोगों ने बोला था नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से ये डेवलप होता है। अब डिटेल में देखते हैं। देखो इस डायग्राम में ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम बनाया इसमें ये जो लीफ है, लीफ में है स्टोमेटा और स्टोमेटा के जस्ट पीछे जो कैविटी होती है इसका नाम सब स्टोमेटल कैविटी। ये पहले भी बताया था, इसे क्या कहते हैं? सब स्टोमेटल कैविटी। यहाँ पे मैंने जो रेड कलर से ये बनाया है ये है जाइलम। ये क्या है? जाइलम है। तो यहाँ पे ये है जाइलम, जिससे वाटर और मिनरल का क्या होने वाला है? ट्रांसपोर्ट। तो देखो, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो है वो सिम्प्लास्ट एपोप्लास्टिक पाथवे से कहां पे वाटर के मॉलिक्यूल आ चुके हैं? इस जाइलम के पास। वाटर के मॉलिक्यूल लगातार जाइलम के पास आते जाते हैं। अब इन्हें नीचे से ऊपर कैसे पहुंचाया जाए उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। देखो यहां पे होता क्या है, इसे समझने के लिए हम लोगों को फिर से वही एग्जाम्पल देखना पड़ेगा जो लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था। हमारे पास एक ग्लास है जिसमें भरा हुआ है, जूस भरा हुआ है। अब इस जूस को अगर हम पीना चाहते हैं तो क्या करें? इसमें स्ट्रॉ डालें और स्ट्रॉ डाल के हम लोग क्या करें? यहाँ पे ऊपर की ओर नेगेटिव प्रेशर अगर डेवलप करते हैं, नेगेटिव प्रेशर मतलब इसे सक करें हम लोग ऊपर से। जब हम लोग सक करते हैं तो यहाँ पे जो जूस होता है खुद ब खुद
यहाँ पे ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि बताओ ये जो जूस है ये नीचे से ऊपर अपने आप जाएगा क्या? अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे सकिंग ना करें तो यहाँ पे अपने आप जाएगा क्या? बोलेंगे नहीं। यहाँ पे हमें जूस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सक करना पड़ेगा, नेगेटिव प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब ये उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ऊपर आएगा। सेम कहानी प्लांट में है, इसी चीज को आप प्लांट में अप्लाई कर दो। प्लांट में जैसे यहाँ पे स्ट्रॉ है, प्लांट में यहाँ पे क्या है, जाइलम है। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं अपने माउथ से। यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर कौन अप्लाई करेगा, ट्रांसपिरेशन। नेगेटिव प्रेशर कैसे अप्लाई होता है वो यहाँ पे देखें। जब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का यहाँ पे लॉस हुआ, मतलब यहाँ से हुआ ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा से जब ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का जब लॉस होता है, तो पीछे है सब स्टोमेटल कैविटी। क्या है, सब स्टोमेटल कैविटी। सब स्टोमेटल कैविटी में यहां पे डेवलप होता है कि नेगेटिव प्रेशर, और इस नेगेटिव प्रेशर का नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। क्या नाम है, ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर का यहां से लॉस होगा जिसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से सब स्टोमेटल कैविटी में डेवलप हुआ है ट्रांसपिरेशन पुल, या इसी को बोलते हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या इसी का दूसरा नाम है नेगेटिव टर्गर प्रेशर। बात एक ही है। टर्गर प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी यहां पे बोल सकते हैं। तो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोले या टर्गर प्रेशर भी बोल सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है वाटर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, हाइड्रो का मतलब वाटर, तो वाटर के द्वारा ही लगाया जाता है। ये नेगेटिव प्रेशर है तो इसे नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल सकते हैं, नेगेटिव टर्गर प्रेशर बोल सकते हैं, या इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है टेंशन। तो जब यहां से वाटर का लॉस होता है, सब स्टोमेटल कैविटी में एक पुलिंग फोर्स लगा है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। इस नेगेटिव प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ध्यान दें, यहां पे नीचे से ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं। नीचे से ऊपर ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। हर एक सर्किल ये बताता है कि ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे जब वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं, एक मॉलिक्यूल आएगा उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वाटर और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स। और ये किसके सहारे ऊपर जाएंगे, जाइलम की वॉल के सहारे। तो जाइलम वॉल के थ्रू ये नीचे से ऊपर चले जाएंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूछा जाए क्यों जुड़े हुए हैं, बोलेंगे ड्यू टू द कोहेशन, कोहेशन की वजह से जुड़े होते हैं। तो देखें यहां पे क्या होता है कि जब यहां पे वाटर का लॉस हुआ है, ट्रांसपिरेशन हुआ है, ट्रांसपिरेशन पुल लगा है, ट्रांसपिरेशन पुल जो फोर्स होता है इसी को हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं। इसी का नाम है नेगेटिव टर्गर प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं टेंशन। क्या बोलेंगे, टेंशन। तो देखो यहाँ पे जब ये नेगेटिव टर्गर प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ है, तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से ऊपर कौन आता है, वाटर आएगा। जैसे यहाँ पे नीचे से ऊपर कौन आता है, जो भी लिक्विड आपने ले रखा है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से ऊपर है, वैसे यहाँ पे वाटर ऊपर पहुंच गया है। वाटर का एक मॉलिक्यूल जाता है उससे दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल जाता है उससे तीसरा जुड़ा है। तो यहाँ पे लगातार ये वाटर के मॉलिक्यूल वन बाय वन यहाँ पे लॉस होते रहते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल पीछे से आता रहता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल सिंगल तो नहीं आएगा, वाटर मॉलिक्यूल की एक कंटिन्यूअस चेन होती है। क्यों, क्योंकि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स है, कोहेशन। ये वाटर मॉलिक्यूल जाइलम की कैविटी के बीच से नहीं आते हैं, ये जो है जाइलम की वॉल, जो सेल वॉल है जाइलम की, उसके सहारे चलते हैं। मतलब वाटर और जाइलम की जो वॉल है उन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसे नाम हम लोग क्या देंगे, अडहेशन। तो अडहेशन क्या है, वाटर और जाइलम की वॉल के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम लोग नाम क्या देंगे, अडहेशन। वाटर किस फॉर्म में नीचे से ऊपर जाएगा, तो बोलेंगे लिक्विड फॉर्म में नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, सरफेस टेंशन है। और ये वाटर नीचे से ऊपर जाता क्यों है, बोलेंगे ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल। किसकी वजह से जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहां पे चार फोर्स इन्वॉल्व है। पहला है कोहेशन, दूसरा है अडेशन, तीसरा होता है सरफेस टेंशन जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में है, और चौथा कौन सा है, ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहाँ पे चार चीजें हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल का ये मूवमेंट होता है, ये कितनी तेजी से मूव करते हैं, तो याद रहे यहां पे जो मूवमेंट होता है इसकी जो रेट है, ट्रांसपोर्ट रेट,
ये है 15 मीटर पर आवर। कितनी है? 15 मीटर पर आवर। ट्रांसपरेशन पुल इतना ज्यादा लगता है प्लांट में कि वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है 15 मीटर, 1 घंटे में 15 मीटर तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 15 मीटर तक अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ पे 15 मीटर ट्रांसपोर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर। तो यहाँ पे 1 आवर में आप ये देखो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा ऊंचाई तक हो रहा है, ये कम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे याद रहे, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पुल लगता है, जो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, उसका नंबर भी हमें याद रखना है। ये जो नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे लगता है ये होता है अप्रोक्सीमेटली -10 टू -20 बार प्रेशर है। तो यूनिट क्या रहेगी? बार में। तो -10 से -20 बार होता है ट्रांसपोर्टेशन पुल। ये ट्रांसपोर्टेशन पुल जो होता है -10 से -20 बार होता है, जिसकी वजह से याद रहे ये इतना प्रेशर होता है कि अगर प्लांट की हाइट 130 मीटर तक है तब भी उसमें यह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन पुल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट की अगर 130 मीटर हाइट तक है तब भी उसमें वाटर का ये ट्रांसपोर्ट आसानी से कर देता है। मतलब ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ऊंचाई का प्लांट, आप सोचो 100 मीटर से भी ज्यादा ये वाटर को ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकता है। और इस वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में आप देखो कहीं पे कोई भी एटीपी खर्च नहीं होता है। तो ये जो पूरा का पूरा वाटर का ट्रांसपोर्ट है ये पैसिवली होता है, यहाँ पे कहीं पे एटीपी यूज नहीं होता है। तो इसे बोलेंगे कि ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट लगातार चलता रहता है ये कैसा होता है? एक्टिव या पैसिव? तो बोलेंगे पैसिव होता है। यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं होती है, बस यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये प्लांट में होता रहे, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल लगातार चलता रहेगा। ठीक है, नोट कर लें इसे, फिर इसे एक बार एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसे नोट कर लें।
वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट को साथ में मिला के बोला जाता है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप का मतलब वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट। बेटा सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, सुनाई सब दे रहा है ना? आपको क्लियर नहीं आ रही, आप चेक करो और बच्चों को क्लियर आ रही है। फालतू की बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सब सुनाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, आप क्लियर से सही से देखो। जिन बच्चों को कनेक्शन सही नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटा यहां से सब कुछ अप टू डेट है, आप अपने एंड से चेक करो। जिन्हें नहीं समझ में आया ध्यान से एक बार दोबारा से सुन लें। देखो ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी आपको अगर कोई दिक्कत लगती है तो पहले भी मैं बोल चुका हूं कि जो भी डाउट आते हैं आप वो नोट कर लो और यहाँ पे डाउट काउंटर पे आके पूछ लिया करो।
उसमें सब कुछ बताया नहीं जा सकता, कुछ बच्चे लगातार टाइप ही करते रहते हैं, वो लिखते हैं नहीं लिखते हैं पता नहीं मुझे, वो बस टाइप करते रहते हैं कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। क्लास में भी ये बात बोली थी कि जब क्लास में पढ़ते थे तब भी ये बात बोली थी कि हर चीज को कायदे से नोट करो, एक बार उसे रीड करो, कोई डाउट है तो फिर डाउट काउंटर पे उसे पूछ लो आके, डाउट काउंटर तो ओपन है ना सभी के लिए। तो जो डाउट काउंटर है उसकी टाइमिंग आपको यहाँ पे आके पता करनी पड़ेगी, वो पर डे चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है। देखिए यहाँ ट्रांसपोजिशन पुल जो थ्योरी है, साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं डिक्सन एंड जॉली, गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। फिर लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए। वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है साथ में मिला के इसे बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप बोला जाता है। तो एसेंट ऑफ सेप का मतलब वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट। हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलें। ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी ये बताती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये 4 फोर्सेस के द्वारा होता है। इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए 4 फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से फोर्स हैं? कोहेशन, ऑडेशन, सरफेस टेंशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पुल। यहां पे जो कोहेशन होता है इसका मतलब क्या है? कोहेशन का मतलब है ऐसा फोर्स जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। देखो वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स है उसका नाम कोहेशन। वाटर और जाइलम के बीच में जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं एडेशन। सरफेस टेंशन का मतलब है इस कॉलम के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो इस जाइलम के अंदर आपको वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फेज में मिलेंगे, ना कि वेपर फेज में। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वो लिक्विड फेज में रहना चाहते हैं, ना कि वेपर फेज में रहना चाहते हैं। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कब ज्यादा लगते हैं? जब वो लिक्विड फेज में होते हैं, ना कि वेपर फेज में। इसी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड ईच अदर, कब? लिक्विड फेज में एज कंपेयर टू वेपर फेज। तो यहां पे इस जाइलम कॉलम में आपको वाटर मॉलिक्यूल किस फेज में मिलेंगे? लिक्विड में या वेपर? लिक्विड फेज में मिलेंगे। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर है? फिर आगे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन पुल। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ट्रांसपोर्टेशन पुल जो होता है एक नेगेटिव प्रेशर है। किसकी वजह से डेवलप होता है? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अब यहां डायग्राम में आ जाओ। डायग्राम में ध्यान से समझो। यहाँ पे ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा से जब वाटर का लॉस होता है, वाटर का लॉस मतलब यहाँ पे हुआ ट्रांसपोर्टेशन। जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो यहाँ पे होगा क्या कि इस सब स्टोमेटल कैविटी में एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। इस नेगेटिव प्रेशर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन पुल या नेगेटिव टर्गल प्रेशर या इसी को बोलते हैं टेंशन। 3 नाम। यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी में ये जो ट्रांसपोर्टेशन पुल डेवलप होता है, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसे न्यूट्रल करने के लिए, याद रहे जब भी ये आप पढ़ें तो आपके दिमाग में स्ट्रॉ होना चाहिए। जैसा स्ट्रॉ को यूज किया जाता है वैसे ही यहाँ पे चलता है। ये नेगेटिव प्रेशर को यहाँ पे अगर न्यूट्रलाइज करना है तो नीचे से ऊपर कौन आता है? वाटर का मॉलिक्यूल। अब एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो उसके पीछे दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे के पीछे तीसरा जुड़ा हुआ है। ये पूरी कंटिन्यूअस वाटर की चेन होती है। वाटर की ये लगातार जो कंटिन्यूअस चेन है ये किसकी वजह से मेंटेन है? ड्यू टू द कोहेशन। वाटर वाटर के बीच में कौन सा फोर्स है? कोहेशन है। तो यहाँ पे कोहेशन की वजह से ये आपस में एक दूसरे में अटैच रहते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल बीच से जाएंगे या इस जाइलम की वॉल से अटैच होते हुए जाएंगे? बोला जाएगा जाइलम की वॉल से अटैच होते हुए जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? एडेशन है। वाटर और जाइलम के बीच में है एडेशन, जबकि वाटर और वाटर के बीच में क्या है? कोहेशन। तो यहाँ पे कोहेशन, एडेशन, ये हमें बात समझ में आ चुकी है। अब वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो नीचे से ऊपर पहुंच चुके हैं, वाटर के मॉलिक्यूल फिर ऊपर पहुंचेंगे, फिर ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकलते रहेंगे। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन चलता रहेगा, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता रहेगा और नीचे से ऊपर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट लगातार चलता रहता है। तो ये जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है इसकी ट्रांसपोर्ट रेट कितनी होती है? 15 मीटर पर आवर। यहाँ पे जो नेगेटिव ट्रांसपोर्टेशन पुल जो डेवलप होता है कितना डेवलप होता है? -10 से -20 वार तक डेवलप होता है, जो कि अगर प्लांट की हाइट 130 मीटर तक है वहां तक इसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे प्लांट की हाइट 130 मीटर तक इस वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम इतनी ही हाइट प्लांट में देखी जाती है, इससे ज्यादा हाइट होती भी नहीं है। तो उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए
मेजर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है ट्रांसवर्शन पुल। देखिए जो पढ़ा है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, और जिसे से जो भी डाउट है ध्यान से सुनता जाए। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें दो तरह के पाथवे होते हैं, एक है एपोप्लास्ट पाथवे, एक है सिम्प्लास्ट पाथवे। आपसे पूछा जाएगा सिम्प्लास्ट लिविंग पाथवे है या नॉन लिविंग पार्ट से, तो बोलेंगे लिविंग पार्ट से जो होगा उसे बोलेंगे सिम्प्लास्ट, जो नॉन लिविंग से होता है उसे बोलते हैं एपोप्लास्ट। लिविंग पार्ट कौन कौन सा है सेल के अंदर, तो बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन है, और क्या है, साइटोप्लाज्म है, और क्या है, तीसरा पार्ट जो होता है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू सेल, तो ये लिविंग पार्ट है। अगर सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे बोला जाता है। नॉन लिविंग पार्ट कौन कौन सा होता है, तो इसमें भी तीन मैंने आपको बताया, सेल वॉल, इंटरसेल्युलर स्पेस, और तीसरा यहाँ पे याद रखेंगे जाइलम। पूछा जाए कि फास्ट कौन सा चलता है, तो फास्ट तो होगा कौन सा, एपोप्लास्ट। जैसे जाइलम की बात करते हैं, जाइलम जो होता है अंदर से हॉलो होता है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो ये बिल्कुल पाइपलाइन की तरह वर्क करता है। अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है, खाली होता है, तो तेजी से यहाँ पे वाटर और मिनरल का मूवमेंट चलता है। तो याद रहे, एपोप्लास्टिक पाथवे होता है फास्ट, सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है स्लो। यहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस पाथ से होता है, तो बोलेंगे एपोप्लास्ट पाथवे से चलता है मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एपिडर्मिस कॉर्टेक्स से अगर पूछा जाए ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे है एपोप्लास्ट है सिम्प्लास्ट है, बोलेंगे दोनों ही होता है। लेकिन एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में बोलो आपने क्या लिखा है, एपोप्लास्ट है या सिम्प्लास्ट है, कौन सा है, केवल और केवल सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है। सिम्प्लास्टिक क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया एंडोडर्मिस में क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का मतलब है एंडोडर्मिस की सेल वॉल में डिपोजिशन है, किसका, सुबेरिन का। सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, मतलब अब यहाँ पे सेल वॉल से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब जो नॉन लिविंग पार्ट से मूवमेंट यहाँ पे चल रहा था वो अब नहीं हो पाएगा, नॉन लिविंग पार्ट से नहीं हो पाएगा, मतलब केवल लिविंग पार्ट से हो पाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलेंगे। अब यहाँ पे अल्टीमेटली वाटर और मिनरल कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, जाइलम में। जाइलम लिविंग है या नॉन लिविंग, बोलेंगे नॉन लिविंग होता है, डेड पार्ट प्लांट का है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट चलेगा उसे अब हम लोग पाथवे कौन सा बोलेंगे, एपोप्लास्ट।
फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको 3 स्पेशल पॉइंट बताए हैं। पहला बताया कि जो यंग रूट होती है, यंग रूट में एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सारी लेयर हमें नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि उनका फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है। यंग रूट जो नई रूट बनती है उसमें केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, जाइलम, और केवल जाइलम है, नॉन लिविंग पार्ट है, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट, कौन सा पाथवे वहां पे चूज किया जाएगा, एपोप्लास्टिक पाथवे। माइक्रोराइजा क्या है? माइक्रोराइजा जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके किसके बीच में, हायर प्लांट रूट और फंजाई के बीच में होता है। बोलेंगे कि सिम्बायोटिक, अच्छा यहां पे लिखा है ऑब्लिगेट भी लिखा हुआ है एक वर्ड। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब है कि हायर प्लांट रूट और फंजाई दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। ऑब्लिगेट पहले भी बताया था, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कभी कभी, ऑब्लिगेट का मतलब होता है हमेशा। तो हमेशा ही ये एक साथ रहते हैं। हायर प्लांट रूट के साथ में कौन रहेगा, फंजाई। फंजाई का काम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ माइक्रोराइजा में फंजाई का काम क्या है, क्या बताओगे? फंजाई का काम होता है इट इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका ज्यादा होता है जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके किसे देगा, हायर प्लांट को देगा। हायर प्लांट का काम है कि ये शुगर और नाइट्रोजन कंपाउंड को किसे देगा, फंजाई को देगा। तो दोनों का काम इस तरह से चलता रहता है, दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, दोनों एक ही साथ रहते हैं। पाइनस का जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो पाइनस में याद रहे कि इसमें रूट हेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है। रूट हेयर का फॉर्मेशन नहीं है तो ये फंजाई के साथ एसोसिएट करके वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। मतलब पाइनस के सीड को जर्मिनेट करना है तो माइक्रोराइजा की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट माइक्रोराइजा इसका जर्मिनेशन नहीं हो सकता। ट्रांसपोजिशन पुल थ्योरी किसने दी है, 2 साइंटिस्ट, डिक्सन एंड जॉली। इसमें किसका ट्रांसपोर्ट समझाया गया है, फूड का या वाटर और मिनरल का, वाटर और मिनरल का। वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट को एक साथ क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। इसमें 4 फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, कोहेशन, अडेशन, सरफेस टेंशन एंड ट्रांसपोजिशन पुल। कोहेशन किसके किसके बीच में होता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। अडेशन किसके बीच में होता है, वाटर और जाइलम के बीच में। सरफेस टेंशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट कब होते हैं, लिक्विड फेज में या वेपर फेज में, लिक्विड फेज में। ट्रांसपोजिशन पुल का मतलब है नेगेटिव प्रेशर डेवलप ड्यू टू द ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन की वजह से जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है उसी का नाम है ट्रांसपोजिशन पुल। स्टोमेटा से जब नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ है, इसे नेगेटिव प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से ऊपर कौन आता है, वाटर। वाटर का सिंगल मॉलिक्यूल आएगा या पूरा वाटर कॉलम, वाटर की चैन आती है, बोलेंगे पूरी चैन आएगी, क्यों? क्योंकि वाटर और वाटर के बीच में होता है कोहेशन, और वाटर और जाइलम के बीच में क्या है, अडेशन है। और वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फेज में आते हैं। नीचे से ऊपर जब ये आ जाते हैं तो पूरी कंटिन्यूअस चैन रहती है। यहाँ पे याद रहे कि ट्रांसपोर्ट रेट कितनी है, 15 मीटर पर आवर, और जो ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोजिशन पुल लगता है वो कितना लगता है, -10 से -20 वाल। याद रहे ये माइनस में है क्योंकि ये पुलिंग फोर्स है। तो -10 से -20 वाल होता है, जो कि कितने मीटर हाइट तक वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 130 मीटर हाइट तक। तो ट्रांसपोजिशन पुल थ्योरी।